हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की यूनिट संख्या 6 के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसका अंक भार है 9। इसके अंतर्गत दो पाठ आते हैं, पाठ संख्या 11 और पाठ संख्या 12। सबसे पहले हम लोग पाठ संख्या 11 के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ संख्या 11 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी। रे ऑप्टिक्स। हमें सबसे पहले किरण प्रकाशिकी के बारे में चर्चा करनी है। तो किरण प्रकाशिकी के बारे में प्रकाश के संदर्भ में चर्चा करने से पहले हमें ये देखना होगा कि वास्तव में प्रकाश है क्या। प्रकाश से संबंधित किसी घटना का अध्ययन करने से पहले हमें ये देखना होगा कि वास्तव में प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो स्वयं अदृश्य होता है, परंतु यह अन्य वस्तुओं को हमारे लिए दृश्य बनाता है। हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा साधन है, एक ऐसा रूप है जो स्वयं अदृश्य होते हुए भी अन्य वस्तुओं को हमारे लिए दृश्य बनाता है। तो ये प्रकाश है। और प्रकाश से संबंधित बहुत सी घटनाओं का हमें यहाँ पे अध्ययन करना है, जिनमें से पहली घटना है जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमें चर्चा करना है। तो परावर्तन वास्तव में अपारदर्शी पृष्ठ से होता है। परावर्तन वास्तव में अपारदर्शी पृष्ठ से होता है। और अपारदर्शी पृष्ठ जैसे कोई दर्पण हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, या कोई अन्य अपारदर्शी पृष्ठ, उससे परावर्तन होगा। परावर्तन उस स्थिति में होगा जब प्रकाश आर पार ना जा सके उस पृष्ठ के, जब प्रकाश का माध्यम परिवर्तित ना हो सके, तब परावर्तन होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई अपारदर्शक पृष्ठ है और इस अपारदर्शी पृष्ठ को हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस अपारदर्शी पृष्ठ को हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके इधर की ओर कोई एक माध्यम आपको दिया गया है और इसके इधर की ओर कोई दूसरा माध्यम आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसके संदर्भ में चर्चा करें कि परावर्तन वास्तव में है क्या। तो जब ये कोई प्रकाश की किरण है और ये प्रकाश की किरण इस एक माध्यम से इस दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास कर रही है, ये प्रकाश की किरण इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास कर रही है, और यह इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, परावर्तक पृष्ठ जो कि अपारदर्शी है, इससे टकराकर पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से अन्य माध्यम में जाने का प्रयास करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से अन्य माध्यम में जाने का प्रयास करती है, तो पृथक्कारी तल से टकराकर या परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, और यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, उस बिंदु पर मूल रूप से एक अभिलंब की परिकल्पना की जाती है, कोरी कल्पना की जाती है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो किरण जो यहाँ पे आपतित हो रही है, इसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तन के पश्चात मिलने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और यह हो गया अभिलंब। परावर्तन में हमने बोला कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से अन्य माध्यम में जाने का प्रयास करती है, तो पृथक्कारी तल से टकराकर या परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, और यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, उस बिंदु पर मूल रूप से एक अभिलंब की परिकल्पना की जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए, आपतित किरण और इस परावर्तित किरण, आपतित किरण और इस अभिलंब के मध्य का ये जो कोण है, आपतित किरण और अभिलंब के जो मध्य का कोण है, यह आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण कहलाता है, और इसे आई से दर्शाते हैं, स्मॉल आई से। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे स्मॉल आई से दर्शाते हैं। और इस अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य का कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य का कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बोला कि परावर्तन, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे स्मॉल आई से दर्शाते हैं।
और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे स्मॉल r से दर्शाते हैं। यहाँ आपको यह ध्यान रखना होगा कि परावर्तन की इस घटना में, यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि परावर्तन की इस घटना में प्रकाश की आवर्ती, तरंगदैर्ध्य और प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि प्रकाश की चाल में या आवर्ती में या तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन क्यों नहीं होता? क्योंकि इस स्थिति में, इस घटना में माध्यम परिवर्तित नहीं हुआ, क्योंकि प्रकाश का माध्यम परिवर्तित नहीं हुआ। यदि माध्यम परिवर्तित नहीं होगा तो इस घटना में प्रकाश की आवर्ती, तरंगदैर्ध्य और चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये नियत बनी रहती है, ये संरक्षित रहती है। अब परावर्तन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। यदि हम परावर्तन के बारे में चर्चा करें तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो होगा नियमित परावर्तन और दूसरा होगा विस्तृत परावर्तन। परावर्तन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो होगा नियमित परावर्तन और दूसरा होगा विस्तृत परावर्तन। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं नियमित परावर्तन पर कि नियमित परावर्तन क्या है। सबसे पहले हम नियमित परावर्तन पर चर्चा करें तो देखिए, यदि प्रकाश का परावर्तन किसी समतल पृष्ठ से होता है तो यह परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है, क्योंकि इसमें परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण एक निश्चित दिशा में लौटती है। जैसे हमारे पास में कोई समतल पृष्ठ है, ये समतल परावर्तक पृष्ठ हो गया। समतल होने के कारण से यह समतल पृष्ठ है और साथ में यह अपारदर्शी पृष्ठ है, इसका मतलब इसे परावर्तक पृष्ठ कहा जा सकता है। तो यह समतल परावर्तक पृष्ठ हो गया और इसके इधर ये पहला माध्यम हो गया और यहाँ पे ये दूसरा माध्यम हो गया। जब ये प्रकाश की किरण इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास कर रही है तो इस समतल परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है और यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और इस स्थिति में चूंकि यह परावर्तन समतल पृष्ठ से हुआ है तो यह नियमित परावर्तन कहलाता है। इसमें जो परावर्तित किरण है वो एक निश्चित दिशा में जाती है। अब हमें देखना है विस्तृत परावर्तन के बारे में कि वास्तव में विस्तृत परावर्तन क्या है। तो विस्तृत परावर्तन के बारे में यदि हम चर्चा करें कि विस्तृत परावर्तन क्या है तो देखिए, सबसे पहले विस्तृत परावर्तन के बारे में देखें तो देखिए, आपने परावर्तन के दो प्रकार बोले थे, नियमित परावर्तन जो कि समतल पृष्ठ से होता है और विस्तृत परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है। जितने भी वायुमंडलीय परावर्तन है वो विस्तृत परावर्तन का उदाहरण होते हैं। जैसे आकाश का नीला रंग, यह प्रकाश के विस्तृत परावर्तन का एक उदाहरण है। तो यहाँ से अगर हम देखें, जैसे यह हमारे पास में कोई खुरदरा या फिर अनियमित पृष्ठ दिया गया है, अपारदर्शी पृष्ठ, और जब प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है तो इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ये यहाँ परावर्तित हो गई। और यदि ये प्रकाश की किरण इस रूप में यहाँ पे आपतित हो रही है तो ये इस प्रकार से भी परावर्तित हो सकती है। तो यह है यहाँ पे हमारे पास में विस्तृत परावर्तन। मतलब विस्तृत परावर्तन में और नियमित परावर्तन में विशेष रूप से अंतर क्या है? विस्तृत परावर्तन समतल पृष्ठ के कारण से होगा और नियमित परावर्तन समतल दर्पण के कारण से होगा और विस्तृत परावर्तन होगा खुरदरे पृष्ठ के कारण से। नियमित परावर्तन तो होता है समतल पृष्ठ के कारण से और विस्तृत परावर्तन होता है खुरदरे पृष्ठ के कारण से। दूसरी बात, नियमित परावर्तन में जो परावर्तित किरण है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक निश्चित दिशा में जाता है, जबकि विस्तृत परावर्तन में ऐसा नहीं होता। परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ये हो गया विस्तृत परावर्तन। तो अभी तक हमने चर्चा की प्रकाश के बारे में। हमने देखा कि प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो कि स्वयं अदृश्य होता है, परंतु यह अन्य वस्तुओं को हमारे लिए दृश्य बनाता है, मतलब हमारे लिए दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। और प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने सबसे पहले देखा प्रकाश के परावर्तन के बारे में। और प्रकाश के परावर्तन में हमने ये बोला
कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से अन्य माध्यम में जाने का प्रयास करती है तो पृथककारी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है और यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के दौरान प्रकाश की आवर्ती, तरंगदैर्ध्य और चाल नियत बनी रहती है। परावर्तन के दो प्रकार हैं, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन समतल पृष्ठ से होता है और विस्तृत परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है। आकाश का नीला रंग वायुमंडलीय परावर्तन, विस्तृत परावर्तन का उदाहरण है। अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में जब हमने देखा तो अब हमें परावर्तन के नियमों के बारे में चर्चा करनी होगी कि वास्तव में परावर्तन के नियम क्या हैं। परावर्तन के बारे में हमने देखा, अब हमें देखने हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहला नियम हमें बताता है, परावर्तन में देखिए हमने ये चित्र बनाया था। परावर्तन में हमने बोला था यह हमारे पास में कोई परावर्तक पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ या फिर पृथककारी तल भी कहते हैं इसे, और यह हमारे पास में हो गई आपतित किरण, यह हमारे पास में हो गई परावर्तित किरण, और यह हमारे पास में हो गया अभिलंब। तो यहाँ से देखिए हम ये कह सकते हैं, पहले नियम के लिए हम ये कह सकते हैं कि यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण और यह अभिलंब। यहाँ ये कहा जा सकता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब इस पृथककारी तल या परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो पहले नियम के अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब पृथककारी तल या परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर मिलते हैं, या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम हमारे पास में हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर मिलते हैं या ये एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो ये हो गया। और दूसरा नियम जो है, दूसरे नियम में आप ये कह सकते हैं, देखिए यह आपतित किरण और यह अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का ये कोण आपतन कोण कहलाता है, इसको स्मॉल आई से दर्शाते हैं। ऐसे ही परावर्तित किरण और इस अभिलंब के मध्य का ये कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। और परावर्तन का दूसरा नियम हमें ये बोलता है कि ये जो आपतित कोण है, आपतन कोण है, परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण को आपने दर्शा दिया आई से, तो कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ये परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। परावर्तन के बारे में जब हमने चर्चा की तो हमने परावर्तन के नियमों के बारे में कहा। पहला नियम हमने बोला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब पृथककारी तल या परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर मिलते हैं या एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम हमने बोला कि आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये परावर्तन के दो नियम हैं। और परावर्तन के बारे में हम देखें तो यहाँ हम ये प्रारंभ में हम ये चर्चा स्पष्ट कर चुके थे। प्रारंभ में हमने ये स्पष्ट किया था कि प्रकाश का परावर्तन किसी अपारदर्शी पृष्ठ के कारण से होता है, किसी भी अपारदर्शी पृष्ठ के कारण से, जैसे दर्पण, जैसे कोई दीवार आदि, इनके कारण से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब हमें देखना है दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है? मिरर। अब हमें देखना है दर्पण के बारे में कि दर्पण या फिर मिरर क्या होता है। देखिए पहली बात तो दर्पण एक अपारदर्शी पृष्ठ है। तो दर्पण एक अपारदर्शी पृष्ठ है और इससे प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण एक अपारदर्शी पृष्ठ है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। और इसके अलावा दर्पण एक समांगी माध्यम होता है। हर जगह पे इसकी भौतिक अवस्था, दर्पण के प्रत्येक बिंदु की भौतिक अवस्था समान होती है, नियत रहती है। तो इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि दर्पण एक समांगी माध्यम होता है। तो यहां से देखिए आप ये बोल सकते हैं, इस परिभाषा, दर्पण की इस परिभाषा में ये तीनों शब्द आने चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि वह समांगी, दर्पण की परिभाषा के बारे में देखिए, हम ये कह सकते हैं कि वह समांगी अपारदर्शी माध्यम जिससे परावर्तन होता है, दर्पण कहलाता है।
वह समांगी अपारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है दर्पण कहलाता है। समांगी अपारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है दर्पण कहलाता है। और दर्पण सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया हमारे पास में समतल दर्पण, और दूसरा प्रकार हो जाएगा हमारे पास में वक्रित दर्पण। पहला तो हो गया समतल दर्पण और दूसरा हो जाएगा वक्रित दर्पण या गोलीय दर्पण। इसे गोलीय दर्पण भी कह सकते हैं, स्फेरिकल मिरर। दर्पण के बारे में हमने बोला कि वह समांगी अपारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है दर्पण कहलाता है। और दर्पण सामान्यतया दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और दूसरा वक्रित दर्पण या गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण। सबसे पहले हम देखें समतल दर्पण। तो देखिए, समतल दर्पण है क्या, इसके बारे में हम देखें। जैसे यह कोई समतल पृष्ठ आपको दे रखा है और यह समतल पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है, अर्थात यह अपारदर्शी पृष्ठ है। तो यह समतल अपारदर्शी पृष्ठ है और यह समतल दर्पण हो जाएगा। मतलब ये कहा जा सकता है, ये जो दर्पण है, दर्पण कांच से बनता है और कांच से दर्पण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके एक ओर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं। परावर्तक पदार्थ जो कि मरकरी और अर्जेंटिनम का मिश्रण होता है, Hg+Ag के मिश्रण की इस तरफ हम पॉलिश कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ जो है इस दर्पण का, वह समतल है, तो इसे समतल दर्पण कहा जा सकता है। इस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वह समतल है, तो इसे समतल दर्पण कहा जा सकता है। अब परावर्तक पृष्ठ के बारे में आपने देख लिया, तो हम समतल दर्पण के बारे में ये कह सकते हैं कि समतल दर्पण वह दर्पण होता है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। कैसा होगा? समतल होगा। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, यह समतल दर्पण कहलाता है। अब सबसे पहले हमें समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि भाई किस रूप में क्या हो सकता है समतल दर्पण से निर्माण की प्रक्रिया। हमने समतल दर्पण के बारे में बोला कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। और दर्पण सामान्यतया कांच से बनाया जाता है जिसके एक ओर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की जाती है। अब हमें देखना है समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। तो अब देखिए, जैसे ये हमारे पास में कोई समतल दर्पण हमें दिया गया है, ये हमारे पास में कोई समतल दर्पण है AB, और इस समतल दर्पण के इधर की ओर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की गई है। इस समतल दर्पण के एक ओर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की गई है और ये इस समतल दर्पण पर हमारे पास में हमने एक बिंब ले रखा है। यह हमने एक बिंब ले रखा है समतल दर्पण पर, जो हमारे पास में हो जाएगा P और Q। अब इससे इसके प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में यदि हम देखें, देखिए जैसे इस वस्तु या बिंब के बिंदु Q से एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से गमन करती है, एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से गमन करती है
और परावर्तन के पश्चात ये इस प्रकार से लौट जाती है। और इस बिंदु पर हमने एक अभिलंब की परिकल्पना कर ली। इसी प्रकार से यह कोई अन्य प्रकाश की किरण है जो इस समतल दर्पण के किसी अन्य बिंदु पर आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात ये इस प्रकार से गमन करती है। और यह हो गया यहाँ पे हमारे पास में एक अभिलंब। यहाँ पे नेत्र हो गया, ये बिंदु हमने ले लिया O और यह बिंदु हमने ले लिया O डैश। तो परावर्तन के पश्चात यह किरण OQ जो है यह इस OR के अनुदिश गमन कर रही है और यह जो किरण है O डैश Q यह O डैश R डैश के अनुदिश गमन कर रही है। तो इन दोनों किरणों OR और O डैश R डैश को जब पीछे की ओर विस्तृत किया जाएगा तो इस प्रकार से एक उल्टा प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात इस बिंदु Q डैश पर ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दोबारा हम देखें, जैसे हमने कोई समतल दर्पण लिया है AB, इस समतल दर्पण के एक ओर हमने परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर रखी है। अब हमने बोला कि इस समतल दर्पण पर PQ कोई वस्तु है और इसके बिंदु Q से कोई किरण OQ गमन करती है, QO गमन कर रही है और परावर्तन के पश्चात यह OR के अनुदिश चली जाती है और इसी बिंदु Q से एक अन्य किरण O डैश Q या QO डैश गमन करती है जो परावर्तन के पश्चात O डैश R डैश के अनुदिश गमन कर रही है। और जब इन किरणों OR व O डैश R डैश को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, पीछे की ओर विस्तृत किया जाता है, तो ये इस बिंदु Q डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात इस वस्तु PQ का एक उल्टा प्रतिबिंब PQ डैश बनता है। इस वस्तु PQ का एक प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का एक प्रतिबिंब PQ डैश बनता है। इस वस्तु PQ का समान आकार का एक प्रतिबिंब PQ डैश प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। अच्छा, ये यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब, अब आप कहेंगे कि ये जो दर्पण है इसके अनुरूप ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो वास्तव में अभी ये जो प्रतिबिंब है ये जो दर्पण है ये जल की भांति है। जैसे जल हमारे पैरों की तरफ होता है नीचे की तरफ, वैसे ही दर्पण नीचे की तरफ हमने रख रखा है। जब आपके सामने दर्पण होगा तो आपका सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसमें समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसलिए यह समतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की प्रक्रिया है। समतल दर्पण से, अभी हमने देखा समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं देखने का प्रयास करते हैं। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहली विशेषता देखिए, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। पहली विशेषता, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी होता है। और दूसरी विशेषता अगर हम देखें समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की, तो समतल दर्पण से प्राप्त होने वाला जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के समान आकार का होता है। वस्तु के समान आकार का होता है। दो विशेषताएं हमने देख ली, वस्तु के समान आकार का, अर्थात आप ये कह सकते हो कि अनावर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है इस दर्पण से। अनावर्धित मतलब, आवर्धित मतलब बड़ा होता है, अनावर्धित मतलब बड़ा नहीं है। ये वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने दो विशेषताएं अभी तक बोली हैं कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं में जब हमने देखा तो हमने इसमें दो विशेषताएं बोली। एक तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी होता है। पहली विशेषता हमने बोली कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी होता है, इसे किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा है हमारे पास में, समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है यह वस्तु के समान आकार का होता है। यह वस्तु के समान आकार का होता है। वस्तु के समान आकार का होता है। और इसके बाद में यदि हम चर्चा करें तो तीसरी विशेषता में आप बोल सकते हैं कि जो समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के विपरीत ओर, वस्तु जिस तरफ है उसके विपरीत ओर
वह दर्पण के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई होती है। जैसे कोई वस्तु किसी समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखी है, जैसे कोई वस्तु किसी समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखी है, तो जो दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह भी दर्पण की दूसरी ओर 5 मीटर की दूरी पर ही प्राप्त होगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के विपरीत और विपरीत दिशा में समान दूरी पर बनता है, समान दूरी पर बनता है। तीसरी विशेषता, चौथी विशेषता, समतल दर्पण से प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब पार्श्वपथित होता है। पार्श्वपथित होता है अर्थात समतल दर्पण से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब में, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसमें और उस वस्तु में एक अंतर होता है, और वो अंतर ये है कि उसमें दाएं और बाएं की जो स्थितियां हैं वो परस्पर विपरीत होती हैं। दाएं और बाएं की स्थितियां परस्पर विपरीत होती हैं, अर्थात ये कहा जा सकता है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्वपथित होता है। जैसे आप किसी समतल दर्पण के सम्मुख खड़े हुए हैं और आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो आपका चेहरा इधर की ओर है और उस प्रतिबिंब का चेहरा आपकी ओर होगा। जब आप अपने इस दाएं हाथ को हिलाते हैं तो उस प्रतिबिंब का भी इस तरफ का ही हाथ हिलता है। आपके लिए हाथ दायां हाथ है, जबकि उस प्रतिबिंब में यह हाथ कौन सा है? बायां हाथ है। तो अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो प्रतिबिंब है उसमें और वस्तु में दाएं व बाएं की स्थितियां परस्पर विपरीत होती हैं, अर्थात समतल दर्पण से प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब पार्श्वपथित होता है, पार्श्वपथित होता है। पांचवी विशेषता देखिए, समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है इसके बारे में पांचवी विशेषता देखिए। यदि समतल दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु गतिशील है, यदि किसी समतल दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु गतिशील है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है, समतल दर्पण में प्राप्त होने वाला जो प्रतिबिंब है वो 2 गुने वेग से गति करता है। यदि कोई वस्तु, मान लीजिए आप v वेग से गति कर रही है, यदि वस्तु v वेग से गति कर रही है तो प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब 2v वेग से गति करता है। यदि कोई वस्तु किसी दर्पण के सम्मुख, समतल दर्पण के सम्मुख 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है तो प्रतिबिंब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करता है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसका प्रतिबिंब 2 गुने वेग से गति करता है। और एक विशेषता और कही जा सकती है इसकी, और वो ये है कि यदि आप दर्पण को किसी एक निश्चित कोण पर विक्षेपित कर देते हैं, यदि समतल दर्पण को किसी निश्चित कोण पर आप विक्षेपित कर देते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 2 गुने कोण पर विक्षेपित हो जाता है। जैसे आपने दर्पण को थीटा कोण पर विक्षेपित कर दिया तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 2 थीटा कोण पर विक्षेपित हो जाएगा। जैसे तो हमने यहाँ पर अभी तक ये बोला, हमने अभी समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं देखी हैं, और इसमें हमने पहली विशेषता ये बोली कि समतल दर्पण से प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता है, और समतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब है ये वस्तु के आकार का प्राप्त होता है। और तीसरी विशेषता में आपने बोला कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है यह दर्पण की दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई हो। और समतल दर्पण से प्राप्त होने वाला जो प्रतिबिंब है ये पार्श्वपथित होता है। समतल दर्पण से प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब पार्श्वपथित होता है, और समतल दर्पण से के सम्मुख यदि कोई वस्तु गतिशील है तो बनने वाला प्रतिबिंब 2 गुने वेग से गति करता है। यदि समतल दर्पण को एक निश्चित कोण पर विक्षेपित कर दिया जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब उससे 2 गुने कोण से विक्षेपित हो जाता है। ये थी समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं। अब देखिए, हमने दर्पण के बारे में देखा, और दर्पण के बारे में हमने देखने के बाद में कहा कि दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक तो समतल दर्पण और दूसरा होता है वक्रित या गोलीय दर्पण। हमने समतल दर्पण के बारे में देखा, हमने समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ा, और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब हमें वक्रित या गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करनी है। अब हमें वक्रित या
गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करनी है। अब हमें वक्रित या गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए यहां अगर हम देखते हैं वक्रित या गोलीय दर्पण, जैसे ये मान लीजिए आपको कोई एक दर्पण दिया गया है और इस दर्पण के इस पृष्ठ पर आपने परावर्तक पॉलिश कर रखी है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया। अर्थात सामान्य रूप में हम ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण कौन सा दर्पण होगा, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, वक्रित या फिर गोल होगा। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित या गोल होता है गोलीय दर्पण कहलाता है या वक्रित दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित या गोल होता है गोलीय दर्पण या वक्रित दर्पण कहलाता है। और वक्रित दर्पण के दो प्रकार होते हैं। वक्रित दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहले तो इसके प्रकारों के बारे में देखने से पहले आप देखिए इस वक्रित दर्पण का ये जो बाहर की ओर उभरा हुआ पृष्ठ है, ये बाहर की ओर उभरा हुआ जो पृष्ठ है यह उत्तल पृष्ठ होता है, और ये जो अंदर की ओर धंसा हुआ पृष्ठ है यह अवतल पृष्ठ होता है। तो आपने बोला कि गोलीय दर्पण के बारे में हमने बोला कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है वह गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण के दो पृष्ठ होते हैं, बाहर की ओर उभरा हुआ पृष्ठ उत्तल पृष्ठ होता है और ये अंदर की ओर धंसा हुआ पृष्ठ अवतल पृष्ठ होता है। इसके बाद में इसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण है इसके दो प्रकार होते हैं। इस गोलीय दर्पण के दो प्रकार, तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार हो सकते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा होगा उत्तल दर्पण। देखिए आपको इन दोनों दर्पणों में नाम से उल्टा काम करना है। अवतल दर्पण अगर आप बना रहे हैं तो इसके उत्तल पृष्ठ पर आपको पॉलिश करनी है, और अगर आप उत्तल दर्पण बनाएंगे तो उसके अवतल पृष्ठ पर आपको परावर्तक पॉलिश करनी होगी। तो अवतल दर्पण में आप ये कह सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसके उत्तल पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश होती है वह अवतल दर्पण कहलाता है। और ऐसे ही उत्तल दर्पण के बारे में यदि हम चर्चा करें तो वह गोलीय दर्पण जिसके अवतल पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश होती है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। तो हमने यहाँ पे गोलीय दर्पण के संदर्भ में चर्चा की और हमने कहा कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार हो सकते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के उत्तल पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश होती है, जबकि उत्तल दर्पण के अवतल पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश होती है। अब हमें यहाँ पे देखना है अवतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। तो किसी गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, किसी गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो सबसे पहली हम देखें, इसमें सबसे पहली परिभाषा है जैसे ध्रुव की, जिसे P से दर्शाते हैं। ये जैसे हमारे पास में कोई गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये जैसे हमारे पास में कोई उत्तल दर्पण है। तो किसी भी गोलीय दर्पण चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है वह ध्रुव कहलाता है। किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है वह ध्रुव कहलाता है और इसे P से दर्शाते हैं। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है और इसे P से दर्शाते हैं। दूसरी परिभाषा जैसे आप देख सकते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के बारे में आप ये बोल सकते हैं, देखिए पहली बात तो जो गोलीय दर्पण है वो किसी एक खोखले कांच के गोले को काटकर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले कांच के गोले को काटकर बनाया जाता है। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे वक्रता केंद्र के बारे में। इसमें हमने बोला, देखिए पहली बात तो ये है कि कोई गोलीय दर्पण जो है वो किसी खोखले कांच के गोले को काटकर बनाया जाता है, और जिस कांच के गोले को काटकर
हम गोलीय दर्पण बनाते हैं वह उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। जिस खोखले कांच के गोले को काटकर गोलीय दर्पण बनाया जाता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। अब वो चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, इसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं केवल कि किसी भी खोखले गोले को काटकर, किसी भी खोखले कांच के गोले को काटकर जिससे गोलीय दर्पण बनाया गया है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और जैसे ये अवतल दर्पण के लिए आप इस खोखले कांच के गोले को पूरा करने का प्रयास कीजिए तो इसका जो ये केंद्र है, इस केंद्र को हमने C से दर्शा दिया और ये वक्रता केंद्र कहलाता है। और ये जो वक्रता केंद्र है, ये जो वक्रता केंद्र है ये अवतल दर्पण के लिए बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में होता है, जबकि इस उत्तल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र दाईं ओर होता है, राइट साइड में होता है। हमने वक्रता केंद्र के बारे में कहा कि जिस खोखले कांच के गोले को काटकर गोलीय दर्पण बनाया गया है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे C से दर्शाते हैं। अवतल दर्पण के लिए यह बाईं ओर, जबकि उत्तल दर्पण के लिए यह दाईं ओर होता है। इसके अलावा एक परिभाषा ये हम देख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या जो है इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। और किसी भी गोलीय दर्पण के लिए वक्रता केंद्र व ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। किसी भी गोलीय दर्पण के लिए वक्रता केंद्र व ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। और उसी प्रतिरूप में आप ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या बाईं ओर, जबकि उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या दाईं ओर होती है। इसी प्रारूप में अगर आप आगे चर्चा करते हैं तो आप ये कह सकते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे मुख्य अक्ष के बारे में कि मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो हम चर्चा करते हैं मुख्य अक्ष के बारे में। देखिए मुख्य अक्ष जो है वो एक काल्पनिक रेखा होती है। पहली बात तो मुख्य अक्ष जो है वो एक काल्पनिक रेखा होती है और यह काल्पनिक रेखा किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाती है। यह काल्पनिक रेखा किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाती है और यह इस दर्पण के दो सममित भाग बनाती है, सिमेट्रिकल पार्ट्स में इसको विभाजित करती है। तो इसकी परिभाषा आप क्या बोल सकते हैं? आपने पहली बात तो ये बोली कि ये रेखा एक काल्पनिक रेखा है, वास्तव में नहीं होती। ये परिभाषाओं में ये शब्द होने चाहिए। हमने कहा कि ये काल्पनिक रेखा है जो वक्रता केंद्र C व ध्रुव P से होकर गुजरती है। और तीसरी बात हमने बोली कि ये जो काल्पनिक रेखा है यह इस गोलीय दर्पण के दो सममित भाग बनाती है। अर्थात इसकी परिभाषा में आप कह सकते हैं वह काल्पनिक रेखा किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो इसके दो सममित भाग बनाती है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो इसे दो सममित भागों में विभाजित करती है मुख्य अक्ष कहलाती है। अब इसके अलावा अगर आपको देखना है तो पांचवी और महत्वपूर्ण परिभाषा है मुख्य फोकस की। पांचवी और महत्वपूर्ण परिभाषा है मुख्य फोकस की। तो इसके बारे में देखिए, हमें देखना है कि मुख्य फोकस क्या होता है। किसी भी दर्पण के लिए मुख्य फोकस क्या होता है गोलीय दर्पण के लिए। देखिए मुख्य फोकस के बारे में हम चर्चा करें जैसे ये हमारे पास में कोई अवतल दर्पण हो गया और ये इसके उत्तल पृष्ठ पे हमने परावर्तक पॉलिश कर दी। ये इसके लिए ध्रुव हो गया P और ये मुख्य अक्ष हो गई और यह हो गया इसका वक्रता केंद्र C। अब हमें परिभाषा देखनी है मुख्य फोकस की। तो देखिए यह कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। यह कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और जब परावर्तन के पश्चात, जब इस प्रकाश की किरण का परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात यह इस प्रकार से गमन करती है। यह कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात यह इस प्रकार से गमन करती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर यह रेखा जाएगी वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है।
जिस बिंदु से होकर यह रेखा जाएगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर यह रेखा जाएगी वह मुख्य फोकस कहलाता है। यह अवतल दर्पण के लिए था। ऐसे ही अगर आप एक उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा करें तो ये जैसे हमारे पास में कोई उत्तल दर्पण है और ये इस उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष हो गई, जिसके लिए ध्रुव हो गया ये, और ये हो गया हमारे पास में वक्रता केंद्र सी। और यह मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है जो कि इस प्रकार से परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से चली जाती है। अब देखिए आप देखिए इसको अगर आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये जो प्रकाश की किरण है ये इस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है और यह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है ये अवतल दर्पण के लिए तो F से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात, जबकि उत्तल दर्पण के लिए ये इस मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो इसकी परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है वह मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल F से दर्शाते हैं। और अवतल दर्पण के लिए यह बाईं ओर और उत्तल दर्पण के लिए यह दाईं ओर होता है। इसी प्रकार से मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की जो दूरी है इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं और यह फोकस दूरी कहलाती है। और ये जो फोकस दूरी है ये अवतल दर्पण के लिए बाईं ओर व उत्तल दर्पण के लिए दाईं ओर होती है। अब इसके आगे के विषय की जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।